नमस्कार दोस्तों। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो जो भी नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर इसमें देख सकते हैं, जिसमें बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में, गुप्त वंश, मौर्य साम्राज्य और जनपद काल और वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय हो गया और गुप्त वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और गुप्त वंश के पढ़ने के बाद, गुप्त वंश के प्रशासन पढ़ने के बाद हम आज पाल वंश के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमार गुप्त ने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्रदेव ने भी इसे समर्थन प्रदान किया। हेनसांग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शिलभद्र थे। यानी कि हेनसांग के यात्रा के समय इस नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य शिलभद्र थे। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी एवं 1510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित और दर्शन शास्त्र एवं व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यालयों का नामकरण प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। यानी कि विद्यालय में उसको नामकरण लिया जाता था या प्रवेश दिया जाता था। द्वारपाल लगे हुए रहते थे कि जो पहले परीक्षा देना पड़ता था गेटमैन को कि हमको कितना नॉलेज है, उसी हिसाब से उसे नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्री दिया जाता था। एंट्री देने के बाद नामांकन लिया जाता था। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था। इस तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय में पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। यानी कि इस विश्वविद्यालय में निःशुल्क यानी कि कोई भी फीस नहीं लगता था और विश्वविद्यालय के अंदर में ही स्टूडेंट के लिए आवास था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान दिया करते थे। यानी कि इस विद्यालय में जो खर्च होता था उस समय वहाँ के 200 गांव, आसपास के 200 गांव इस विश्वविद्यालय को दान किया करते थे। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था। यानी कि बहुत बड़ा पुस्तकालय भी था इस विद्यालय में, जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन तीनों भवनों में कुल 90 लाख किताबें यानी कि 90 लाख किताब थी। इन पुस्तकालयों के नाम रत्नरंजक और रत्नोदधि एवं रत्नसागर थे। यानी कि जो पुस्तकालयों के नाम थे, 3 प्रांगण थे, उसका नाम रत्नरंजक, रत्नोदयी, दधि और रत्नसागर था। प्राचीन काल में
स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती थी। 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया, यानी कि यूनेस्को को विश्व धरोहर में 2016 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। यह पूछ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 2016 में। इसमें बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार सीजीएल और दरोगा में भी पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कि कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 2016। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्व एपीजे अब्दुल कलाम यानी स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कर 2014 से विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का नया विश्वविद्यालय बना करके 2014 से इसमें पाठ्यक्रम चल रहा है। तो आइए चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब गुप्त प्रशासन के बारे में पढ़ लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय खत्म हुआ तो गुप्त प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था, यानी कि गुप्त काल में राजा स्वयं को दैवी शक्ति का यानी कि दैवीय यानी कि देवता के एक रूप मानता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं था, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय और ग्राम के रूप में किया जाता था। देश का प्रधान गुप्ता, भुक्ति का प्रधान उपरी, विषय का विषयपति था, ग्राम का प्रधान ग्रामिक होता था। अर्थव्यवस्था गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत था। कृषि पर 1/4 और 1/6 से 1/6 तक कर प्राप्त किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी कर प्राप्ति की जाती थी। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यवसाय बंदरगाह, ताम्रलिप्ति था तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार तथा चांदी सिक्के को रुपयक्का कहा जाता था, यानी कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्का के दिनार और चांदी के सिक्का को रुपयक्का कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था, गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गया था। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में मिलता है। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई। इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्राप्त सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो भानु अभिलेख में किसका प्रमाण मिलता है? सती प्रथा का। गुप्त काल में गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापित
स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण, नागर शैली एवं गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण में अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, बाघ गुफा मध्य प्रदेश में का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। इन गुफाओं से बौद्ध धर्म के एवं हिंदू धर्म के से संबंधित चित्रकला प्रमाण मिले हैं। इस काल में साहित्य का विकास हुआ। इस काल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कालिदास यानी कि कालिदास द्वारा लिखित कौन कौन सी पुस्तक है वो देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, माला विक्रमित्रम, माला अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमो वर्षियम कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक पंचतंत्र, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम, ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत यानी कि भारत का न्यूटन भी इसे कहा जाता था। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। वत्स्यायन, कामसूत्र की रचना वत्स्यायन है। नीति संहार की रचना कामंदक है। आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टयम, सूर्य सिद्धांत, दर्शन, 10 गीतिका लिखा गया है। इतिहासकार V.S. स्मिथ ने संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। यानी कि जो V.S. स्मिथ हैं जो गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिया है। अब पाल वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में किया था। पाल वंश की स्थापना कब किया था? 750 ईस्वी में। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किया था। उदंतपुरी के विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया था? बिहार शरीफ के गढ़ पर एक मोहल्ला है वहीं पे किया था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में किया था। यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कहाँ किया था? तो भागलपुर में किया था। सोनपुर महावीर यानी कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। यानी कि सोनपुर महाविहार का स्थापना जो भी वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, इसका निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। यानी कि जो धर्मपाल था वो वत्सराज से पराजित हो गया था। पराजित हुआ था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव एवं प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार किया था। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया था। धर्मपाल ने किसकी उपाधि धारण की थी? उत्तरापथ स्वामी की उपाधि। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था।
देवपाल ने कहाँ राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को बनाया था। देवपाल ने जावा, इंडोनेशिया यानी कि जावा द्वीप पर जो है इंडोनेशिया बसा हुआ है, तो जावा एक द्वीप है जहाँ पे इंडोनेशिया बसा हुआ है। देवपाल ने इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक ब्रह्मपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। यानी कि यहाँ के नालंदा में बिहार नहीं, बिहार एक राज्य अभी है। अब बिहार एक राज्य अभी है। अब विहार का मतलब होता है घूमने वाला स्थान, जिसे मैंने कि बौद्ध भिक्षु लोग जहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, उसे विहार कहते हैं। और इसी विहार मैंने कि बौद्ध भिक्षुओं के बहुलता के कारण, बिहार में बौद्ध भिक्षु बहुत आते थे पहले, तो बौद्ध भिक्षुओं की बहुलता यानी कि अधिकता के कारण इसे विहार को बिहार कहा गया। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने विहार को बिहार कहकर संबोधित किया था। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्ति अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठपाल इस काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के लिए वंश और शासक एवं उनकी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास एवं विभिन्न वंश या शासक के उसकी राजधानी के बारे में आगे देख लेते हैं। तो बृहद्रथ की राजधानी कहाँ था? बृहद्रथ वंश का यानी कि गिरिब्रिज या राजगीर, जो कि मगध का प्रथम शासक या बृहद्रथ वंश है, जिसकी राजधानी मगध की राजधानी गिरिब्रिज थी। बिंबिसार को माने कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। उसका राजधानी राजगीर या गिरिब्रिज था। उदयन ने पाटलिपुत्रा को बसाया और अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा में कर दिया। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। काला अशोक अपनी राजधानी वैशाली से घटाकर पाटलिपुत्रा कर दिया था। नंद वंश भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा रखा। मौर्य वंश अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा रखा। कुषाण यानी कि कुषाण वंश जो है फिरोजपुर या मथुरा रखा। फिरोजपुर और मथुरा दोनों जगह रखा। गुप्त वंश जो है पाटलिपुत्र अपनी राजधानी रखा था। गुप्त वंश के बाद पाल वंश अपनी राजधानी मुंगेर को रखा था। मुंगेर अपनी राजधानी कौन स्थापित किया था? तो मुंगेर अपनी राजधानी किसने किया था? अभी पढ़ाए हैं। तो चलिए, मुंगेर अपनी राजधानी देवपाल ने स्थापित किया था। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। आगे भी इसी प्रकार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।